हमारी एक बहन बैठी है वहां दिल्ली में, आज उसको उठा दिया गया प्रोटेस्ट स्थल से। उसकी आंखों के आंसू मैं नहीं देख पाया, मुझे बड़ी तकलीफ। समय कमी कारण मैं वहां नहीं पहुंच पाया, बहुत जल्द मैं उससे मिलने भी जाऊंगा। कि चंद्रशेखर भाई, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा ही नारा आपने बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के साथ भी लगाया। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, सदगुरु रविदास तेरी सोच पे, भगवान वाल्मीकि तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ईवीएम पे, हमारे लोग तैयार हो जाएं। हम ईवीएम को बंद करवा के, और जो वोट की चोरी ईवीएम द्वारा हो रही है, मैं आपसे वादा करता हूं कि ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो मैं आपको बात याद दिलाता हूं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते हुए संविधान सभा से कही। और मैं बार बार अपनी स्पीच में इस बात को कहता हूं, क्योंकि हमारे लोग मुझे सुनते हैं और मुझे आशा विश्वास है कि वो फोटो और तमाम तरह चीजों से बाहर निकल के मेरी बात को की पहरेदारी भी करेंगे। क्योंकि जब आप नारा लगाते हैं कि चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा ही नारा आपने बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के साथ भी लगाया। अगर समय से साथ दिया होता तो शायद बहुत हालातों में परिवर्तन हो गए होते। तो एक नारा पंजाब में बहुत मशहूर है, जो नारा लगता है, जो है कि काशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, सदगुरु रविदास तेरी सोच पे, भगवान वाल्मीकि तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। पहरा देंगे ठोक के का मतलब होता है कि हम आपके विचार की पहरेदारी करेंगे और आपके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। बड़े दुख तकलीफों के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अधिकार संविधान से मिले थे वो तो लगभग खत्म होने की तरफ है। कौन सा पहरा आपने दिया, आप सोचो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबरी हासिल कर लेंगे, लेकिन देश में व्यापक सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है, भारत में जातियां हैं, जातियों में ऊंच नीच है, और जातियों का इतना बड़ा हमारे ऊपर असर है कि दलित इससे बड़े या उससे छोटे, पिछड़े उनसे बड़े, उनसे छोटे, और अगड़े उनसे बड़े, इस तरह की जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई है जाति के आधार पर, इस ऊंच नीच की व्यवस्था, सामाजिक गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, और आर्थिक गैर बराबरी। आर्थिक गैर बराबरी का मतलब कि एक आदमी इतना अमीर है कि उसके पास कितनी संपत्ति उसको नहीं पता है, और एक आदमी इतना गरीब है कि उसके पास एक गज जमीन नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसके पास सर्दियों में इतने साधन हैं कि वो चाहे तो 50 लोगों को भी साधन उपलब्ध करा दे, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसके पास सर्दी से बचने के लिए रास्ता नहीं। एक आदमी ऐसा जिसके पास खाने के लिए 56 तरह के भोजन है, लेकिन एक आदमी ऐसा जिसके पास पेट भरने के लिए खाना नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, और एक आदमी ऐसा है जिसके जेब में पर्चे के पैसे भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जो बड़े से बड़े स्कूलों में शिक्षा ले सकता है, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं, कुछ नहीं बड़े पैमाने पर 80-82% देश की आबादी अभी ऐसी है जो अपने मन चाहे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन भी नहीं करा सकती। और तो और अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी सर ढकने के लिए व्यवस्था देने में भी असफल। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो सामाजिक गैर बराबरी है और आर्थिक गैर बराबरी, अगर हम इसको दूर नहीं कर पाए तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का प्रयास करें। लेकिन 56 में बाबा साहब के जाने के बाद ये प्रयास बड़ी मजबूती से नहीं हुआ, और दुश्मन तो नहीं चाहता था। मैं दुश्मन इसलिए कहता हूं कि कुछ लोगों की कारगुजारी है जिसकी वजह से आज भी देश में गैर बराबरी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बनी हुई। मैं किसी जाति धर्म व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, विचारधारा का विरोधी हूं। जो सामंतवादी, पूंजीवादी और जातिवादी सोच है, मैं उसका विरोधी। वो व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, मैं उसका विरोध आज भी करता हूं, कल भी करता हूं, जब तक वो इंसान नहीं बन जाता उसका विरोध करता हूं। इस संकीर्ण सोच का विरोध हम लोग जारी रखें। तो साथियों, आजादी के साथ धन, धरती, राजपाट में कोई बंटवारा नहीं। तो भाई आप नालायक नेता, ये बताओ कि आपने अपने देश में अच्छी
स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? बड़े बड़े अस्पताल, गोरखपुर का अस्पताल हमारा एम्स, जिसके मुख्यमंत्री और बीजेपी की केंद्र की सरकार दावे करती है, वहां के पेशेंट को, जब मैं वहां चुनाव लड़ रहा था, मैंने देखा कि वहां के पेशेंट को सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। वहां डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, दवाइयां नहीं है। तो भाजपा की सरकार तो नाम की राजनीति करती है। ये नहीं कि महंगाई बढ़ानी चाहिए, हमें जनता के लिए सुख सुविधाएं आसान करनी चाहिए, इसलिए सस्ती करनी चाहिए। लेकिन देश में तो महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से ये जारी। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आज मेरे सामने आई, जिस पर मैं गांव देहात में जाता हूं, लोग दुखी है, और मैं इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूं कि जनता का जो भय है वो दूर होना चाहिए। जनता की जो शंका है वो है ईवीएम। बहुत दिन से लोग मुझे कह रहे थे कि भैया आप ईवीएम पे आंदोलन नहीं कर रहे, आप ईवीएम पे बोलते नहीं। मगर मैंने उनको, कुछ लोगों को अपने समझाया, वो शांत भी हो गए कि अगर आप 10, 20, 50 लोग जिला स्तर पर उतर जाओगे, उससे कुछ होगा नहीं, उससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले जनमत तैयार कीजिए। तो हमने आज बड़े पैमाने पर जनमत तैयार कर लिया है। अब हम उस जनमत के जरिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ईवीएम पे। हमारे लोग तैयार हो जाएं, हम ईवीएम को बंद करवा के, या क्या तो ईवीएम को बंद करवाएंगे या फेर करवाएंगे, जिससे लोगों की वोटों की चोरी और लोगों के मन में जो शंका है वो ना। इसलिए अभी 12 तारीख से हमारे सम्मेलन उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। 11 तारीख को मेरे पिताजी की बरसी है, मैं परिवार के बीच में रहूंगा। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं अपने पिता से जो संकल्प मैंने किया था उसको मुझे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और अन्य हमारे सभी महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का भी काम उसी के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन 11 तारीख की बरसी के बाद 12 तारीख से हम लोग उत्तर प्रदेश सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख को हम लोग इटावा रहेंगे, 13 में उन्नाव रहेंगे, 14 में कानपुर रहेंगे, 15 में आजमगढ़ रहेंगे और 16 में मऊ रहेंगे। आगे भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, और इसको बंद कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में भी एक बड़ा जनमत के साथ आंदोलन हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर लोगों को ये ऐसा मन में शंका पैदा हो गई है, तो ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा जनतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता की सरकार, जनता के लिए काम करने वाले नुमाइंदे। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है जब जनता को विश्वास नहीं कि उनकी वोट, जिसको वो डाल रहे हैं, जा रही नहीं जा रही। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, जनता की आवाज उठाना, जनता के मुद्दों को वहां तक पहुंचाना, जो भी बेहतर से बेहतर हम जनता के लिए कर, जैसे हमें अवसर मिलेगा तो हम वो करके दिखाएंगे जो हमने आपसे कहा। 100% आरक्षण व्यवस्था, दलित वर्ग को उनके आबादी के हिसाब से, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके आबादी के हिसाब से, मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से, जैन, सिख, बौद्ध और जो भारत की जातीय व्यवस्था में ऊंची जातियों के लोग जो खुद को मानते हैं तथाकथित, जबकि इंसान में कोई कर्म से आदमी ऊंचा और नीचा होता है, जन्म से नहीं होता। हम इसके खिलाफ हैं। उनको भी उनकी जितनी संख्या है उनका सर्वेक्षण करा के उसके आधार पर उनको भी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। जितनी भी उनकी जनसंख्या, अगर 15% बैठती है तो 15% ही। किसी के साथ गैर बराबरी नहीं करेंगे, ना अपर कास्ट के साथ, तथाकथित अपर कास्ट, और ना ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, किसी के साथ भी गैर बराबरी नहीं करेंगे। जिसकी जनसंख्या उसके आधार पर सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए जातिगत जनगणना कराने के लिए भी हम लोग एक बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा लगातार ये प्रयास है कि देश की जनता बड़े पैमाने पर जागरूक हो। जब देश की जनता जागरूक होगी, जागरूक मतदाता ही एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की नींव होती। तो हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकलेंगे और लगातार हम लोग इसको देश भर में चलाते रहेंगे। मैं अपने सभी देश भर के नेताओं को कहूंगा कि आज की मेरी बातों को ध्यान से सुनना और लोगों के बीच ये संदेश हमारा पहुंचाएंगे हम क्या करना चाहते हैं देश में। और अगर देश की जनता ने हमारा साथ दिया, प्रदेशों की जनता ने हमारा साथ दिया, तो एक स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार, सुख सुविधाओं का जीवन उनको देश में भविष्य में मिलेगा, अगर उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें अवसर दिया। इसलिए जनता की मेहनत की कमाई भ्रष्टाचारी नेताओं, अधिकारियों, ठेकेदारों की जेब में ना जाए, वो गरीबों के काम आए, कमजोरों के काम आए। और 70 साल में जो नहीं कर पाई सरकारें, देश के नेता नहीं कर पाए, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बस ये जनमत हमारा हमें
अवसर दे, ये जनमत संग्रह हमारे साथ जुड़े। और जो वोट की चोरी ईवीएम द्वारा हो रही है, मैं आपसे वादा करता हूं कि ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना जन समर्थन के कोई आंदोलन कामयाब नहीं होता। हम शक्तिशाली हैं संख्या के आधार पे, इसलिए हम जनमत की तैयारी कर रहे थे। जनमत हमारा तैयार हो गया है। अब गांव गांव जाके हम लोगों को जगाने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे और ईवीएम द्वारा जो वोट की चोरी उसको रोकने का काम करेंगे। और लोगों का मनोबल बढ़ा के जो महापुरुषों का रुका हुआ आंदोलन है, महापुरुषों का रुका हुआ आंदोलन यही है कि इस देश में सभी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, ये देश बेगमपुरा राष्ट्र बने। बेगमपुरा का मतलब होता है बेगम, जहां कोई गम ना हो। जहां सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई गैर बराबरी ना हो, छुआछूत ना हो, ऊंच नीच ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को डर ना हो, भय ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, प्रेम भाईचारे सब लोग रहें। ऐसे बेगमपुरा राज की कल्पना सतगुरु रविदास जी ने की। उस राज को लाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। हमारी एक बहन बैठी है वहां दिल्ली में, आज उसको उठा दिया गया प्रोटेस्ट स्थल से। उसकी आंखों के आंसू मैं नहीं देख पाया, मुझे बड़ी तकलीफ। समय कमी कारण मैं वहां नहीं पहुंच पाया, बहुत जल्द मैं उससे मिलने भी जाऊंगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मेरे छोटे भाई बहन लखनऊ में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो आमरण अनशन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि उनको न्याय मिले, लेकिन निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको आवाज उठाने पर लाठी मारते हैं, जेल भेजते हैं, अपमानित करते हैं, जाति से शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन न्याय नहीं देते। और मैं बार बार ये समझाता हूं, अगर आपने राज व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की तो आपको संविधान के रहते भी कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हो भी रहा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश करो मरो की स्थिति में है। एक तरफ भाजपा इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, आपको कमजोर कराना चाहती है, गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करना चाहती है। दूसरी तरफ आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए सब आपसे वोट तो चाहते हैं, कोई तैयार नहीं। ऐसे में अगर आप आजाद समाज पार्टी को ताकत दें तो आजाद समाज पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि आपको स्वाभिमान, सम्मान, हक, अधिकार और सुख सुविधा वाला जीवन भविष्य में हम लोग दिलाने के लिए संकल्पित हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मेरी मंगल कामना। और देश भर में जो बीमार में आजाद समाज पार्टी के नेता काम करें, उनसे कहूंगा कार्यकर्ता काम करें, तो मेरी इन बातों को नोट कर लें, डायरी बना लें, एक एक बार नोट कर लें और जनता के बीच जाके इस बात को रखें कि अगर आजाद समाज पार्टी का अवसर मिला तो ये सुख सुविधाएं और ये सम्मान का जीवन आपके हिस्से में आएगा। उम्मीद है कि आप अपने यहाँ आंदोलन की, मार्च की, यात्रा की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके प्रदेश में भी ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और धन धरती राजपाट बट के रहेगा, इस हिस्सेदारी का आंदोलन आने वाला है। आप लोग तैयारी कर लें। अब हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस देश में हर व्यक्ति को स्वाभिमान, सम्मान का जीवन नहीं मिलता, बहन बेटियों को नहीं मिलता, तब तक हम संघर्ष जारी रखें। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक बधाई। मिलते हैं 12 तारीख को इटावा, 13 तारीख को उन्नाव, 14 तारीख को कानपुर देहात, 15 तारीख को आजमगढ़, 16 तारीख को मऊ। उसके बाद भी लगातार आपको आगे की सूचना दी जाएगी। आशा उम्मीद कि आप बढ़ चढ़ कर में हिस्सा लेके इनको ताकत दोगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।